हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि 10th स्टैंडर्ड के साइंस में 3 डिवीज़न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये केमिस्ट्री सेक्शन में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, कंसिडर फॉलोइंग सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस आपको दी हुई है, उसको ध्यान में रखो। सबसे पहले मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। चलो, मिल्क को ज़्यादा टाइम तक आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रहने दो, फ्रिज में नहीं रखना है, ऐसे ही बाहर रूम टेम्परेचर पे रहने दो, तो ये मिल्क बिगड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी बटर मिल्क ऐड कर दी, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई, मिल्क में से कर्ड बनेगा, कर्ड में से आप बटर मिल्क बना के जो बटर है वो अलग निकाल सकते हो, बटर में से घी बना सकते हो। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, मिल्क में से कर्ड, कर्ड में से बटर मिल्क अलग करके बटर अलग निकाल लिया, घी बना दिया, हर एक जगह पे जहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकेंड वन, एन आयरन नेल लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड टेम्परेचर। ठीक है, एटमोसफियर, ह्यूमिड एटमोसफियर है, वहाँ पे आप आयरन नेल को ओपन रख दो, आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देगा। ओके, और आयरन है उसका रस्टिंग होगा, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। थर्ड वन, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ठीक है, यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड है वो डाइजेस्ट होते हैं तब भी केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, वी रेस्पायर, हम जो सांस लेते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब आपको लगेगा ये कैसे, तो आप जब सांस लेते हो तब आप ऑक्सीजन है वो जितना हो सके उतना अपनी बॉडी में कंज्यूम करना चाहते हो। ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मर्ज होगा, ब्लड है वो हर एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचाएगा, और हर एक सेल है वो अपना पावर हाउस है, मतलब वहाँ पे कंबशन प्रोसेस होगी और एनर्जी रिलीज होगी। मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तभी तो आप एनर्जी गेन करते हो, एनर्जी को स्टोर भी करते हो और यूटिलाइज भी करते हो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं, तो उसके लिए ये ध्यान में रखो, व्हाट हैपन्स इन केमिकल रिएक्शन, व्हाट हैपन्स इन केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले चेंज इन स्टेट, सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैस। ठीक है, चेंज इन कलर, जहाँ पे कलर चेंज होता है। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, अगर किसी जगह पे गैस इवोल्व हो रहा है, ठीक है, कोई दो सब्सटेंस को आप मर्ज करो और गैस इवोल्व हो रहा है, तो उसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा तब भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन में ये सब हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, गैस इवोल्व हो सकता है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अब वो कैसे, हम अलग अलग एक्टिविटीज़ की हेल्प से पढ़ने वाले हैं। बट एक्टिविटीज़ पढ़ने से पहले आप ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो कैसे बनते हैं एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन ऐड होता है HCl, मैग्नीशियम के साथ भी क्लोरीन ऐड होता है MgCl2, एल्यूमिनियम और क्लोरीन मिलके बनाते हैं AlCl3। ठीक है, सभी को ये डाउट होता है कि यहाँ पे क्लोरीन ही क्यों ऐड हुआ Cl, और यहाँ पे Cl2, दो मॉलिक्यूल, सॉरी एक एटम है
Mg का, उसके साथ 2 एटम क्यों कंबाइन हुए। यहाँ पे 1 एटम एल्यूमिनियम का, उसके साथ 3 एटम क्लोरीन के क्यों कंबाइन हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखनी है वैलेंसीज। हाइड्रोजन है, उसकी वैलेंसी रहेगी +1, क्लोरीन की -1, इसीलिए डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं और HCl बनाते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2 और क्लोरीन की है -1। अब ये कैसे, वो भी याद रखना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो 282। अगर मैग्नीशियम को आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो यहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल दे, या तो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड करे। अब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी है क्योंकि एनर्जी कम लगती है, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो मैग्नीशियम एटम जब एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही थोड़ी एनर्जी उसको मिल जाएगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो क्या हुआ समझो। इनिशियली क्या था समझना, इनिशियली मैग्नीशियम है उसके पास 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए टोटल चार्ज था 0। बट फाइनली क्या हुआ, मैग्नीशियम है उसके पास 12 प्रोटॉन एज इट इज रहे, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे +2e जितना चार्ज बचेगा, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव। ओके, तो उस हिसाब से मैग्नीशियम की वैलेंसी हुई +2। अब क्लोरीन के साथ क्या होता है वो देख लो। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 287। 2 ऑप्शन है उसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करे। इजी क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल गया, 17 प्रोटॉन थे 17 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब इनिशियली वो न्यूट्रल था। अभी हो गए 17 प्रोटॉन बट 18 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे -1 चार्ज आ जाएगा। ओके, अब ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए Mg+2 और Cl-, अब दोनों कंबाइंड ऐसे होंगे कि स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। अब स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहेगी समझो, Mg+2 और Cl-1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 2 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, MgCl2। ये हुई याद रखने की बात। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है Mg के पास आउटर ऑर्बिट में आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के पास आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें पता है कि Mg को 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके निकालने हैं और क्लोरीन को कैसे भी करके 1 इलेक्ट्रॉन है वो गेन करना है। तो यहाँ पे Mg अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, ये हो गया सेटिस्फाइड। ओके, क्लोरीन है वो सेटिस्फाइड है अभी, बट Mg है वो बोल रहा है कि अभी भी मुझे 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना है। अभी जब केमिकल रिएक्शन होती है तब मैग्नीशियम या क्लोरीन के एक एक मॉलिक्यूल तो होते नहीं, एक एक एटम तो होते नहीं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये किसी और क्लोरीन एटम को भी पकड़ेगा और उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम मिलेगी, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन बनता है MgCl2, इसीलिए मॉलिक्यूल बनता है MgCl2। ओके, चलो सेम वे एल्यूमिनियम है उसके पास वैलेंसी क्या है +3, क्लोरीन के पास -1 +3 कैसे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 283, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा +3e और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो Al एक बार आएगा, Cl 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर देना इधर क्रॉस में, आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशन क्या बन रहा है। अभी समझो
एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनता है, तो Al2O3। अब ऐसा ही क्यों, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तब सिर्फ MgO बनाते हैं। तो दोनों केस में देखते हैं, सबसे पहले मैग्नीशियम के लिए ले लेते हैं। मैग्नीशियम की आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 2 6, आउटर ऑर्बिट में कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने हैं, तो डायरेक्ट दोनों सेटिस्फाई हो गए, इसीलिए डायरेक्ट बन गया MgO। अब एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है वो देखते हैं। एल्यूमिनियम की आउटर ऑर्बिट में है 3 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की आउटर ऑर्बिट में है 6 इलेक्ट्रॉन्स। चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल गए, मतलब ये सेटिस्फाइड है। ओके, एल्यूमिनियम के पास एक और इलेक्ट्रॉन बच गया, तो फिर वो क्या करेगा, किसी और ऑक्सीजन एटम को ढूंढेगा, फिर क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये सेटिस्फाइड हो गया। बट अभी ये अनसेटिस्फाइड है क्योंकि उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे एल्यूमिनियम को पकड़ेगा, उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, चलो ये सेटिस्फाइड है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि इसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देने हैं, वापिस किसी और ऑक्सीजन को पकड़ेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने दे दिए ऑक्सीजन को, अभी ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड। यहाँ पे जाके ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है उसकी प्रोसेस रुक जाएगी, तो फाइनल आपका मॉलिक्यूल बनेगा Al2O3। ये एक्चुअल प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कैसे होते हैं। अब आपको याद रखने के लिए क्या करना है, एल्यूमिनियम है उसके पास +3 वैलेंसी है और ऑक्सीजन है उसके पास -2 वैलेंसी है। अब दोनों को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा Al के साथ क्या आएगा 2 और ऑक्सीजन के साथ क्या आएगा 3, Al2O3। क्लियर। तो आपको याद रखने के लिए ये याद रखना है, क्योंकि आप एग्जाम में हर बार ये डॉट स्ट्रक्चर बना के कैलकुलेट करने बैठोगे तो टाइम जाएगा। याद रखना है तो ये, बट साथ में माइंड में ये एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है वो भी याद रखनी है। क्लियर। ओके, ये था रिवीजन कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। 9th स्टैंडर्ड में फुल फ्लेज में आप ये सब पढ़ चुके हो, रिवीजन की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी किसी बच्चों को अगर डाउट है तो यहाँ पे जो भी पढ़ा है उसमें से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी आते हैं हमारे मेन चैप्टर पे, जो यहाँ से स्टार्ट होगा, व्हाट हैपन्स इन केमिकल रिएक्शन। 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ दी हुई है टेक्स्ट बुक में, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, उसमें से क्या हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1। टेक्स्ट बुक आप साथ में रख सकते हो ताकि आपको पता चले। एक्टिविटी 1 क्या है, तो एक मैग्नीशियम की रिबन लेनी है। ठीक है, मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप लो और उसको आप बर्नर से जलाओगे। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी घर पे नहीं करनी है, कोई टीचर साथ में है तब भी, और लैब में करनी है। ठीक है, मैग्नीशियम की रिबन है उसको जलाना है। सिर्फ हमें क्या करना है, मैग्नीशियम की रिबन को एक टोंग्स, पेयर ऑफ टोंग्स से आपको पकड़ के रखना है। इधर बंसन बर्नर या तो स्पिरिट लैंप होगा, उससे जलाओ। अब तब होता क्या है, कंबशन प्रोसेस होती है। अब हमें पता है कि जब भी कंबशन प्रोसेस होती है तब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ वो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में। बट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑलवेज O2 के फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला स्टेबल नहीं है। देखो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने 8। अब ये स्टेबल तो है नहीं, स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मिला, जैसे एल्यूमिनियम मिल रहा था, मैग्नीशियम मिल रहा था, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब बनेगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब क्या, आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। बट सपोज उसको वो पॉजिटिव चार्ज नहीं मिला,
तो ऑक्सीजन जब भी होता है तब एक बहुत बड़े अमाउंट में होता है, अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, उनको भी स्टेबल होना होता है। तो वो दूसरा ऑक्सीजन है उसके साथ डील करेगा कि भाई तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन तुझे दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो इस तरह बना लेगा। देखो ये ऑक्सीजन के पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये स्टेबल है। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे तुम्हारे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये हुआ बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, समझना। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता तो हम सिंगल बॉन्ड से दिखाते, जैसे हाइड्रोजन है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब उसको स्टेबल होना है तो बाजू में दूसरा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे ये 2 काउंट कर लेगा, ये हाइड्रोजन ये 2 काउंट कर लेगा, दोनों सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुई वो H सिंगल बॉन्ड H, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकते हैं जैसे नाइट्रोजन में, ठीक है। मतलब क्या है कि ऑक्सीजन आपको नेचुरली O एटम के फॉर्म में नहीं मिलेगा बट ऑलवेज O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा। क्लियर। तो जब भी कोई रिएक्शन लिखो, सपोज मैग्नीशियम की रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा मैग्नीशियम प्लस O2, O नहीं, ओके। चलो रिएक्शन के बाद क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन, यहाँ पे आप जला रहे हो ना, हाँ अभी हीट दे रहे हो, उसका सिंबल क्या आएगा वो अभी हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, क्यों, क्योंकि आपको वो पढ़ना बाकी है। यही चैप्टर में आगे बैलेंसिंग द इक्वेशन, स्टेट्स कैसे दिखाते हो, फिर एक्सटर्नल फैक्टर से जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब कैसे दिखाते हो, ये सब आप बाद में पढ़ने वाले हो। तो अभी सिर्फ हम नॉर्मल इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो Mg प्लस O2 बनेगा MgO। चलो MgO2 क्यों नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था मैग्नीशियम के पास +2 वैलेंसी, ऑक्सीजन के पास -2। अगर ये दोनों डायरेक्ट कंबाइन हो गई तो वैलेंसी हो गई 0, मतलब स्टेबल है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बनेगा MgO। चलो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो आप जब भी मैग्नीशियम स्ट्रिप है उसको जलाओ तो वो बर्न होके फिर लास्ट में ऐश बचती है ना, अब चाइना डिश में उसको कलेक्ट कर सकते हो। तो वो एक वाइट पाउडर होगा, और वो वाइट पाउडर सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया सॉलिड फॉर्म, ये था गैसियस फॉर्म, और ये था सॉलिड फॉर्म। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का जो गैसियस फॉर्म था वो चेंज हो गया, जब वो कंबाइन हुआ मैग्नीशियम के साथ तब सॉलिड फॉर्म हो गया। अब देखो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे एक ही है, 2 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। समझना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बनना है कंपलसरी MgO, मतलब इतना बॉक्स आप पैक करके रखो, अंदर कहीं पे भी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर करना है तो पूरे मॉलिक्यूल को एक साथ करो, ओके। 2 MgO। चलो तो मैग्नीशियम 2 हो गए, यहाँ पे मैग्नीशियम था 1, तो मुझे यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम 2, राइट हैंड साइड मैग्नीशियम 2 ही है। लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, उधर भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2। क्लियर। चलो तो ये रिएक्शन हुई, यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टेट चेंज भी हुआ, ओके। और मैग्नीशियम जो एक आपको स्ट्रिप मिल रही थी वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये है केमिकल रिएक्शन, ओके। एक्टिविटी फर्स्ट है वो यहाँ पे हमारी फिनिश हुई। अभी सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करना। सेकेंड एक्टिविटी में आप टेक्स्ट बुक साथ में रख सकते हो, तब आपको पता चलेगा। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट समझो, PbNO3 ट्वाइस। अब ये कैसे बना समझना। चलो पहले वैलेंसी काउंट करते हैं। Pb की वैलेंसी क्या है समझना, +2।
NO3 की वैलेंसी कैसे काउंट करें? NO3, यहाँ पे N की वैलेंसी आपको पॉजिटिव लेनी है +5, और ये ऑक्सीडेशन नंबर है एक्चुअली +5, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और हर एक की -2, तो कंबाइन क्या हुई? -6। अब ये +5 और -6 को आप ऐड करो तो -1, +5 -6 को आप ऐड करो तो -1। याद रखना है नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर है 7 और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2 5। आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 वो लूज भी कर सकता है और 3 ऐड भी कर सकता है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बनता है वो आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हुई, किसकी? NO3 की वैलेंसी है -1। कंबाइन करना है तो यहाँ पे जितनी वैलेंसी है उतनी यहाँ पे भी होनी चाहिए, तभी तो टोटल चार्ज 0 बनेगा। तो ये -1 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ तो इससे ऑपोजिट नंबर मतलब -2 मिले, 2 से, इसीलिए NO3 है वो ट्वाइस आता है। मतलब आप ऐसे दिखा सकते हो, Pb की वैलेंसी +2, NO3 की वैलेंसी -1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब Pb देखो एक ही बार आएगा, Pb × 1, NO3 × 2, मतलब यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करो तब NO3 है वो 2 बार आएगा, तो आपको लिखना है NO3 ट्वाइस। ये बना लेड नाइट्रेट, ठीक है ना। ओके, लेड नाइट्रेट के बाद हमें ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड। देखो ये एक्वस फॉर्म रहेगा, अभी समझना, हम बोलते हैं ना यहाँ पे स्टेट चेंज होगा, तो केमिस्ट्री में आपको स्टेट्स कौन कौन से याद रखने हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस पता है? सॉलिड है तो S से डिनोट करोगे, लिक्विड है तो L से, गैसियस फॉर्म है तो G से, और अगर पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाया हुआ है मतलब थोड़ा डाइल्यूट किया हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा एक्वस। एक्वा मतलब वाटर, और एक्वा के अंदर बनने वाला सॉल्यूशन मतलब एक्वस। ओके, तो यहाँ पे आप AQ से दिखा दोगे क्योंकि हमने डाइल्यूट किया हुआ है इसको। ओके, साथ में Ki पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी इजी रहे इसलिए हम स्टेट नहीं दिखाते, चलो, क्योंकि वो भी आप बाद में पढ़ने वाले हो। चलो, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट को मैं मर्ज करने वाला हूँ। पोटेशियम की वैलेंसी है +1, आयोडीन की वैलेंसी है -1, तो ये दोनों डायरेक्ट कंबाइन हो गए। अब इन दोनों को मर्ज करूँ तब क्या होता है? तो यहाँ पे देखना, पोटेशियम है वो ये आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन देगा, तो यहाँ पे बनेगा PbI2। I2 क्यों बना? क्योंकि Pb की वैलेंसी +2, आयोडीन की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Pb एक बार आएगा, आयोडीन 2 टाइम्स आएगा, इसलिए बना PbI2। साथ में बनेगा KNO3। अब KNO3 कैसे? तो पोटेशियम की वैलेंसी +1, NO3 की हमने पढ़ी थी अभी -1, इसीलिए डायरेक्ट कंबाइन हो गए। क्लियर? चलो, तो फिर केमिकल इक्वेशन हमें पता चल गया कि क्या बनने वाला है। ओके, PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड इक्वल टू लेड आयोडाइड PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, केमिकल रिएक्शन सिर्फ समझनी है, केमिकल इक्वेशन अगर याद नहीं रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन कैसे बनते हैं, कैसे लिखना है, ये सब नेक्स्ट टॉपिक में ही आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो अभी तो सिर्फ आपको समझना है कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है। चलो, अभी ये रिएक्शन में मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ पे ही कर लेते हैं। देखो, मेरे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। एक सॉल्यूशन है मेरे पास लेड नाइट्रेट और एक है पोटेशियम आयोडाइड।
पोटेशियम आयोडाइड और ये है लेड नाइट्रेट। अब इन दोनों को मर्ज करके देखते हैं क्या होता है। सपोज मैं यहाँ पे मेरे पास है लेड नाइट्रेट, उसको पोटेशियम आयोडाइड के अंदर ऐड करूँ तो आप देख सकते हो क्या होगा। देखो येलो कलर के प्रिसिपिएट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आपने देखा था पहले दोनों सॉल्यूशन थे वो कलरलेस थे, मतलब यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये दोनों कलरलेस थे। अभी जो सॉल्यूशन बना उसमें येलो कलर के जो प्रिसिपिएट्स आपको मिले वो है ये लेड आयोडाइड, ओके। और अंदर अभी भी कलरलेस सॉल्यूशन है जो है पोटेशियम नाइट्रेट, ओके। अब ये प्रिसिपिएट्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, उसको ज़्यादा टाइम तक मैं ऐसे रहने दूँ तो वो नीचे आराम से बैठ जाएंगे। अब जैसे आपने देखा था व्हाट हैपन्स इन केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर चेंज हो सकता है। यहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन था, उसमें येलो कलर के प्रिसिपिएट्स फॉर्म हुए, मतलब लेड आयोडाइड है वो येलो कलर के प्रिसिपिएट के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके। चलो तो यहाँ पे इनिशियली ये कलरलेस सॉल्यूशन था, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन था। अब जो दोनों को ऐड किया तब सॉल्यूशन के अंदर ही मुझे ये दोनों मिले, बट कलरलेस पार्ट था ये था KNO3 और जो येलो कलर बना वो था PbI2 लेड आयोडाइड। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी थी और ये रिएक्शन को अभी याद नहीं रहे तो कोई टेंशन नहीं है, बट ये रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? क्योंकि यहाँ का नेगेटिव आयन है वो इधर डिस्प्लेस हुआ, यहाँ का नेगेटिव आयन है वो इधर डिस्प्लेस हुआ। क्लियर? इसलिए ये रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेड के साथ पहले NO3 था, अब आ गया आयोडाइड, और पोटेशियम के पास पहले आयोडाइड था, अभी आ गया नाइट्रेट, ओके। ये हुई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और यहाँ पे कलर चेंज होता है। अब प्रिसिपिएट क्या है वो अलग चीज़ है, ठीक है। प्रिसिपिएट्स क्या है वो भी समझना है, बट वो बाद में। क्लियर? एक लिक्विड सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड होते हैं और उसी को हम बोलते हैं प्रिसिपिएट्स। कुछ देर तक रहने दो तो वो प्रिसिपिएट्स है वो नीचे बैठ जाते हैं, प्रिसिपिएट्स है वो नीचे बैठ जाता है। और यहाँ पे जैसे आपने देखा उसमें कलरलेस KNO3 था वो ऊपर रहेगा और ये येलो कलर के प्रिसिपिएट्स थे वो नीचे बैठ जाएंगे, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नीचे डार्क येलो कलर है और ऊपर थोड़ा लाइट हो चुका है, और ज़्यादा देर तक रहने दूंगा तो ये प्रिसिपिएट्स नीचे बैठ जाएंगे। इसीलिए बहुत सारी जूस की ऐसी बॉटल्स होती है उस पर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, ओके। चलो थर्ड एक्टिविटी देखते हैं। थर्ड एक्टिविटी क्या थी? तो थर्ड एक्टिविटी आप टेक्स्ट बुक साथ में रखो, आपको पता चल जाएगा कि जिंक ग्रेन्यूल्स है, मतलब सॉलिड है जिंक, उसके साथ मुझे डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। ये एक्टिविटी भी आपको घर पे नहीं करनी है, स्कूल में लैब में टीचर जब प्रेजेंट है तब उनके सामने आप कर सकते हो, उनके गाइडेंस के अंदर आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एसिड आ रहा है ना तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और ज़्यादा हार्मफुल है नहीं क्योंकि डाइल्यूटेड है, बट फिर भी। तो जिंक ग्रेन्यूल्स को हम ऐड करने वाले हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव, क्लोरीन है वो -1, +1 -1 वैलेंसी से तो डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। चलो तो यहाँ पे जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमने डाइल्यूट किया हुआ है, पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इसीलिए एक्वस है, ओके। अब जिंक और हाइड्रोजन को ऐड करो तब क्या होगा समझना। सपोज मैंने कोई ऐसा एक ट्रांसपेरेंट वेसल है, उसके अंदर मैंने
जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स है समझो। अब मैं ऊपर से ऐड कर रहा हूँ HCl। जब मैं HCl ऐड करूँ, सपोज यहाँ तक मैंने भर दिया, कुछ देर के बाद आपको यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स नज़र आएंगे जो ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे आपको बबल्स नज़र आएंगे जो ऊपर जा रहे हैं। ये बबल्स है वो क्या है? वो हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुआ है। और गैस इवोल्व हो रहा है, देखो यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन में ये भी हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है, तो H2 गैस इवोल्व हो रहा है और बाहर निकलेगा। क्लियर? उसको आप फिर टेस्ट कर सकते हो, कोई मैच स्टिक है या उसको इग्नाइट करके रखो तो यहाँ पे बबल है वो फूटेंगे। ठीक है, तो ये H2 गैस वैसे ट्रांसपेरेंट होता है, आपको दिखेगा नहीं। चलो, गैस जनरेट हुआ, यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा? तो Zn के साथ Cl आएगा, इसलिए ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगा। यहाँ पे ZnCl2 वो भी क्या रहेगा? एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेट चेंज हो रहा है। जिंक है, समझना, जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में था, जब ZnCl2 बना तब एक्वस फॉर्म में आया। ठीक है, स्टेट चेंज हुआ। सेकेंड थिंग, गैस इवोल्व हुआ। थर्ड थिंग, आप ये जो बीकर है उसको टच करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा गर्म लगेगा, मतलब यहाँ पे हीट जनरेट हुई है। तो हीट आप अलग से लिख सकते हो, हीट एनर्जी भी जनरेट होगी। तो टेम्परेचर भी चेंज हुआ। क्लियर? ओके। Zn प्लस HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पे देखो जो नेगेटिव आयन था वो एक ही बार इधर से इधर आया, मतलब वन टाइम डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। तो ये रिएक्शन को हम बोलते हैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ से समझना, यहाँ से नेगेटिव आयन इधर गया तो डिस्प्लेसमेंट, दोनों इंटरचेंज हुए तो डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर? यहाँ पे एक्टिविटी 3.3 भी आपकी 1.3 भी आपकी फिनिश हुई। 3 एक्टिविटी है, तीनों एक्टिविटी में आपको सिर्फ यही सिखाने की ट्राई की गई है कि केमिकल रिएक्शन होती है तब इनमें से कुछ भी हो सकता है। स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, गैस इवोल्व हो सकता है, या तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जितना समझ में आए उतना आप कॉपी कर सकते हो वीडियो में। ठीक है, चालू वीडियो में ही आप नोट्स बनाते जाओ ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर लेते हैं। तो Zn प्लस HCl था, यहाँ पे था ZnCl2 प्लस H2। बैलेंसिंग अभी नहीं आएगा आपका, बाद में आएगा, पर फिर भी ये छोटा सा इक्वेशन है तो आप खुद भी कर सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 है, तो यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी चेक करो, क्लोरीन कितने हैं? 2। यहाँ पे भी Cl2 मतलब 2 टाइम्स है और Zn भी एक बार है। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए। इससे पहले वाला एक इक्वेशन था जो हमने बैलेंस नहीं किया था, बट अभी उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि बैलेंसिंग द इक्वेशन है वो इसके बाद वाला टॉपिक है, तब आप सीखोगे। उसके बाद केमिस्ट्री में जितने भी इक्वेशंस है वो सब हम बैलेंस करके ही रखेंगे। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप बैलेंसिंग द इक्वेशन ठीक से पढ़े नहीं हो, तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। यहाँ पे जो 3 इक्वेशन थे, पहला वाला था वो Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO बन रहा था, एक था लेड नाइट्रेट वाला इक्वेशन। ठीक है, उसको भी बैलेंस करने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ ये समझना था कि केमिकल रिएक्शन में ये सब हो रहा है। फिर भी आपको मैं सिखा देता हूँ, बट याद नहीं रहेगा तो चलेगा। चलो, वो इक्वेशन क्या था? PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki इज इक्वल टू PbI2 प्लस KNO3, ये वाला इक्वेशन था। ठीक है, यहाँ पे NO3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे पोटेशियम कितने टाइम हो गया? 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। I यहाँ पे 2 टाइम्स है ही। अभी चेक कर लो नंबर ऑफ लेड एटम्स, यहाँ पे 1, उधर भी 1। NO3 यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स NO3, 2K यहाँ पे 2K, और I मतलब यहाँ पे I2।
2 टाइम्स है यहाँ पे भी, समझो यहाँ पे अगर मैं 2 लिख रहा हूँ मतलब वो K के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, N के साथ भी और O3 के साथ भी। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपको बोला जाए तो 2 3 जार यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 3 2 जार 6 है। ओके, ऐसे आप बैलेंस कर सकते हो। देखो अभी जो हमने 3 इक्वेशन लिखे उसमें अगर आपको बैलेंसिंग समझ में ना आए तो भी टेंशन मत लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंसिंग द इक्वेशन ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी ये समझने की ट्राई करो कि केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है। ओके, थैंक यू।